हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर बूस्टर सीरीज। तो ये है लेक्चर नंबर 5 और इसके पहले हम लोग 16 रूल्स कर चुके हैं। तो आज हम लोग 17 रूल्स से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो रूल नंबर 17 ये कहता है कि वेरी के साथ जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है और मच के साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अलावा अगर मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो मच के साथ जो है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है और वेरी के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो वेरी के साथ आईएनजी फॉर्म आया यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये मच के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। सी इज़ वेरी गुड एट पेंटिंग। तो यहाँ पे जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि वेरी के साथ जो है पॉजिटिव डिग्री आता है, पॉजिटिव डिग्री। और अब यहाँ पे आपको बताना है वेरी आएगा या फिर मच आएगा। ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। तो यहाँ पे स्मार्टर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ मच सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आई होप कि रूल नंबर 17 आपको क्लियर हो गया होगा। तो रूल नंबर 17 का जो एक्सेप्शन है वो हो जाएगा कुछ कंडीशंस में जो है वेरी के साथ पास्ट पार्टिसिपल आता है। वो कौन से कंडीशन में आएगा? जहाँ पे सेंटेंस में वेरी का यूज स्टेट बताने के लिए किया जाएगा वहाँ पे वेरी के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे डिसअपॉइंटेड क्या है? यहाँ पे स्टेट बता रहा है तो इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है वेरी के साथ। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी एक्सॉस्टेड। तो यहाँ पे भी ये स्टेट बता रहा है तो ये इसका एक्सेप्शन है। अब रूल नंबर 18 पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि एनफ के नाउन का यूज जो होता है वो एनफ के बाद होता है और एडजेक्टिव का यूज जो होता है वो एनफ के पहले होता है। तो सेंटेंस में यही एरर करके देता है कि जो है एडजेक्टिव का एनफ के बाद दे देगा, नाउन का पहले दे देगा, तो उसी को आपको करेक्ट करना रहता है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं सी इज स्मार्ट एनफ टू हैंडल इट। तो एनफ के पहले यहाँ पे स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है इसलिए एनफ के पहले आया है। और सेकंड वाले एग्जाम्पल में देयर इज़ एनफ वाटर इन द बॉटल। तो एनफ के बाद वाटर जो है नाउन है इसलिए एनफ के बाद इसका यूज हुआ है। तो आई होप कि रूल नंबर 18 क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 ये है कि आल्दो के साथ बट नहीं आता है। आल्दो के साथ येट भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है, लेकिन बट जो है वो नहीं आएगा। तो एग्जांपल देखते हैं आल्दो शी इज रिच कॉमा सी थिंग्स बिफोर स्पेंडिंग। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर मैं यहाँ पे कॉमा की जगह पे येट कर दूँ तब भी ये सही रहेगा। आल्दो शी इज रिच येट सी थिंग्स बिफोर स्पेंडिंग, ये भी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे बट हो जाएगा तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आई थिंक रूल नंबर 19 इज़ क्लियर। तो रूल नंबर 20 ये कहता है कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब आईएनजी फॉर्म बोले तो प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो आईएनजी फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता है। जैसे कि ओन, बिलोंग, हैव, इंक्लूड, कंटेन, कंसिस्ट। परसेप्शन में आ जाते हैं तो सी, स्मेल, टेस्ट, हेयर, फील, अपीयर। फीलिंग में लव, नो, थिंक, हेट, नीड, विश। तो एग्जाम्पल से देखते हैं ज़्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा गया है तो आप लोग उसको देखिए और इसमें कहाँ पे एरर है कि नहीं है ये आप एक बार बताइए। ओके, तो पहला वाला जो सेंटेंस है ही इज सीइंग ए डॉग, यहाँ पे सीइंग, और अभी मैंने आपको बताया है कि सी क्या है? परसेप्शन है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस रॉन्ग। और दूसरी बात यहाँ पे इज के साथ आईएनजी बोले तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कर दिया गया है।
तो ये सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, सीइंग ए डॉग ही स्टार्टेड टू क्राइंग। अब ये वाला सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो ये सीइंग है ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर पास्ट मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे ये जो सीइंग है वो जिरंड है, तो इसलिए ये वाला जो है सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। अब थर्ड वाला सेंटेंस, ही इज़ लविंग पर्सनालिटी। अब यहाँ पे लविंग क्या, लविंग जो है ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे लविंग जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पे जो लविंग है वो एडजेक्टिव है। पर्सनालिटी यहाँ पे नाउन, पर्सनालिटी की जो है विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे ये लविंग जो है वो एडजेक्टिव है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो रूल नंबर 21 है जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप होता है, समूह होता है किसी भी पर्टिकुलर थिंग का, तो उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो रूल ये कहता है कि अगर जो कलेक्टिव नाउन है उससे जो सेंस निकलेगा वो वन थिंग के बारे में सेंस निकलेगा, मतलब एक ही चीज़ के बारे में, एक डायरेक्शन के बारे में सेंस निकलेगा, तो वहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन अगर जो है कलेक्टिव नाउन जो है डिफरेंट का सेंस देगा, तो वहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। तो ये उसका कुछ एग्जाम्पल है। द जूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, द जूरी आर डिवाइडेड। तो यहाँ पे द जूरी हैज़ टेकन द डिसीजन, तो जो जूरी है वो मतलब जज, कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ जजेस जो होते हैं उनको जूरी कहा जाता है। तो टेकन द डिसीजन, तो यहाँ पे सबका डिसीजन एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो है सिंगुलर लगा है। द जूरी आर डिवाइडेड, अब यहाँ पे डिवाइडेड से क्या पता चल रहा है कि सब लोग डिफरेंट हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल लगा है। अब ये दो एग्जाम्पल है, याद करके बताएंगे। तो फर्स्ट वाला है द ऑडियंस वाचिंग द मूवी, तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। ओके, तो यहाँ पे इज आएगा। द ऑडियंस इज वाचिंग द मूवी, सब लोग मूवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे वन का सेंस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा। द आर्मी स्पीकिंग डिफरेंट स्लोगन्स, अब यहाँ पे डिफरेंट मतलब सबका जो स्लोगन है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे वन का तो सेंस आ नहीं रहा है, यहाँ पे जो है डिफरेंट थिंग का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे जो है आर हो जाएगा। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सब जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये जो है कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। तो जो प्लूरल वर्ड्स हैं उनके साथ तो वर्ब प्लूरल ही लगेगा। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे वर्मिन मीन्स क्या होता है, वर्मिन मीन्स जो होता है इंसेक्ट्स होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको वर्मिन कहा जाता है। इन्फेंट्री जो है सोल्जर्स के वॉक को बोलते हैं। और कैवलरी जो होता है वो स्लोगन्स होते हैं जो घोड़े पे होते हैं। तो रूल नंबर 22 जो है वो ये कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन को लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, प्रेफर, सुपेरियर, इन्फीरियर, इंजोरियस, जूनियर, एंसिलरी, एडिक्टेड, सीनियर, एक्सटीरियर, नोन, मैरिड। तो इनके साथ जो है हमेशा जो है प्रेपोजिशन टू आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, अब यहाँ पे दैन नहीं आएगा। एग्ज़ाम में यहाँ से यही एरर आता है कि यहाँ पे दैन लगा के दे देता है, तो आपको देखना होता है, मतलब वो करेक्ट करना होता है कि यहाँ पे दैन नहीं आएगा, यहाँ पे टू आएगा। और एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि जहाँ भी सफिक्स जो होगा वो आई ओ आर, जैसे कि सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, इस तरह का एक्सटीरियर आई ओ आर आ रहा है ना लास्ट में, तो इन सब के साथ हमेशा जो है वो टू प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रूल नंबर 23 ये कहता है कि ये जो एज और सो एज का कम्बिनेशन है ये हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गया। और एज के साथ जो है वो सेंटेंस जो होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस भी आ सकता है और नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकता है, लेकिन सो एज के साथ जो सेंटेंस आएगा वो केवल नेगेटिव सेंटेंस ही आएगा, सो एज के साथ पॉजिटिव सेंटेंस नहीं आता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो राम इज एज गुड एज श्याम, एज गुड एज, अब सबसे पहले तो यहाँ पे गुड कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। अब यहाँ पे एज गुड एज श्याम, तो सेंटेंस जो है पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल सही है।
सी इज़ नॉट सो गुड एज राम। अब यहाँ पे गुड पॉजिटिव डिग्री है, सो लगा है, एज लगा। अब सो एज के साथ नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो इसलिए यहाँ पे नॉट लगा है। अब अगर मैं यहीं पे ये कह दूँ कि ही इज़ सो गुड एज राम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं सही है? क्योंकि ही इज़ सो गुड एज राम, सो एज तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे सो गुड नहीं होगा, एज गुड एज होगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा रूल नंबर 23। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। तो रूल नंबर 24 जो है ये कहता है कि जो टाइम्स के साथ जो है हमेशा 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 पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री जो है वहाँ पे रॉन्ग होता है। अब ये टाइम्स वर्ड की बात कर रहा है, एग्जांपल से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो टाइम्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आता है, टाइम्स के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो आपको देखना है और बताना है इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, किसमें एरर है। तो पहला ये है कि दिस बुक इज़ 3 टाइम्स लार्जर देन दैट बुक। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे टाइम्स लिखा हुआ और अभी रूल हम लोगों ने रूल नंबर 23 में पढ़ा है कि टाइम्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है बल्कि पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? अब सेकंड वाला सेंटेंस पढ़िए, दिस बुक इज़ 3 टाइम्स एज लार्ज एज दैट बुक। तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगा। अब दिस बुक इज़ 3 टाइम्स एज लार्ज एज दैट बुक, तो यहाँ पे टाइम्स है, अब टाइम्स के साथ लार्ज यानी कि पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। अब एक रूल और इसके पहले जो हम लोग रूल पढ़े हैं वो भी तो यही था कि एज लार्ज एज। अब यहाँ पे एज है तो यहाँ पे सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, और एज के साथ वैसे भी लगता क्या है, पॉजिटिव डिग्री लगती है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसके नीचे वाला सेंटेंस, इट इज़ ट्वाइस लार्जर देन दैट। अब यहाँ पे टाइम्स नहीं लिखा है तो लार्जर हो सकता है, तब इसका तो कोई इशू है नहीं कि पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे लार्जर सही है क्योंकि यहाँ पे टाइम्स नहीं लिखा है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो रूल नंबर 25 ये कहता है कि जनरली जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन नरेशन में क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो नरेशन बनता है इसका वो थोड़ा सा चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है? वो ये होता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो आ जाता है हेल्पिंग वर्ब पे और हेल्पिंग वर्ब आ जाता है सब्जेक्ट पे, यानी कि इसका स्ट्रक्चर हो जाता है क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब उसके बाद मेन वर्ब अदर वर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एरर यहाँ से भी देता है कि नरेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो जनरली ऐसे होता है, लेकिन नरेशन का जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आपको बताना है क्या ये सही है। ओके, तो पहला सेंटेंस ये है, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। तो क्या ये सही है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अब कहाँ पे रॉन्ग है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये नरेशन का सेंटेंस है, तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कि क्वेश्चन वर्ड फिर सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन वर्ड है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, माय नेम, और ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसका मतलब वाज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। वाज जो है यहाँ ना आके वो यहाँ पे आ जाएगा वाज। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो नरेशन का है, तो आई वाज गोइंग सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। तो आई थिंक रूल नंबर 25 क्लियर हो गया होगा आपको। अब रूल नंबर 26 पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलवाना चाहती हूँ। इसके पहले वाले रूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 2 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एज वेल एज या फिर टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, इन सब के द्वारा जो जब कनेक्ट होता है, गवर्न्ड बाय, अकम्पनीड बाय, तो जो वर्ब होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी कि जो पहला वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब लगता है।
तो उसी से रिलेटेड ये रूल नंबर 26 है। तो रूल नंबर 26 ये है कि जहाँ पे जो दो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर दो सेंटेंसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर नॉट ओनली बट आल्सो, तो यहाँ पे जो वर्ब लगता है वो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो नियरेस्ट तो यही आएगा वर्ब के, तो इसलिए सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखा हुआ है और आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है नाइदर ही नॉर आई गोइंग। अब यहाँ पे जो वर्ब लगेगा वो जो है सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द प्रिंसिपल हैप्पी। अब यहाँ पे वर्ब जो लगेगा वो द प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगेगा। द प्रिंसिपल सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है इज। तो ये था रूल नंबर 26। अब रूल नंबर 27 ये कहता है कि जब कभी एक ही पर्सन के दो क्वालिटीज़ को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो वहाँ पे जो कंपेरिजन होगा वो दैन लगा के नहीं बल्कि मोर लगा के करते हैं। अब मोर लगा के करेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, कंपैरेटिव डिग्री तो दैन के साथ आता है, तो यहाँ पे मोर के साथ जो है वो पॉजिटिव डिग्री आएगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखी हूँ, राम इज़ टॉलर देन स्मार्टर। तो क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। तो इसका करेक्ट क्या होगा? राम इज मोर टॉल देन स्मार्ट। अब यहाँ पे मोर के साथ जो है वो पॉजिटिव डिग्री लगेगी, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। तो आई थिंक जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो रूल नंबर 28 जो है वो अगर सेंटेंस में कहीं भी डाउट वर्ड आ जाता है तो उसको कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से, लेकिन अगर नो डाउट वर्ड आता है तो उसको कनेक्ट करेंगे दैट से। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव नो डाउट दैट ही इज़ नॉट ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या आया है? नो डाउट। नो डाउट। अब नो डाउट का को किससे कनेक्ट करते हैं? दैट से, तो इसलिए यहाँ पे दैट का यूज हुआ है। अब सेकेंड वाला सेंटेंस जो है आई हैव नो डाउट वेदर इट विल रेन और नॉट। अब यहाँ पे नो डाउट आया है लेकिन यहाँ पे वेदर और आ गया है, तो ये जो है ये रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे दैट का यूज होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ये कर दें आई हैव डाउट, अगर ऐसे लिख दें आई हैव डाउट वेदर इट विल रेन और नॉट, तो ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि डाउट के साथ डाउट का जो कनेक्टर होता है वो इफ़ या वेदर होता है। तो आई थिंक रूल नंबर 28 क्लियर है आपको। तो रूल नंबर 29 जो है ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ये जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यानी कि मोर देन वन जहाँ पे आएगा जब सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। मोर देन वन के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का होगा, और ए गुड मेनी के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो एग्ज़ाम में एरर यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और क्या करेगा, ऐसे मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन आता है लेकिन सिंगुलर नाउन एग्जाम में नहीं आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो ये आपको याद रहेगा, तो आप इजीली कर लेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है मोर देन वन स्टूडेंट एब्सेंट टुडे, और आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे जो नाउन है वो देखिए सिंगुलर आया है। मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब जो है वो इज आएगा। ए ग्रेट मेनी के साथ क्या आता है? ए ग्रेट मेनी के साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे ए ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर